थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने कहा कि सर्जरी अच्छे से हो गई। वोनहुआ ने उस बंदे को आज के लिए बेड में ही रहने को कहा और तब तक पानी पीने से मना किया जब तक उसे फाट ना आ जाए। वो आदमी वोनहुआ को थैंक यू कहने लगता है। वहीं ओबो को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वोनहुआ ने उस बंदे की जिंदगी बचा ली। वो मन ही मन कहने लगा कि वो भी सीखना चाहता है, वो भी वोनहुआ की तरह लोगों की जिंदगी बचाना चाहता है। उसने कुछ भी नहीं सीखा और उसके पास वोनहुआ के जैसी कोई स्किल्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक लाइफ सेविंग फिजिशियन बनना चाहता है। ओबो कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी वोनहुआ ने उसे आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि ओबो ने काफी अच्छा किया, वो उससे आगे भी इसी तरह काम करवाएगा और बदले में उसे पूरी तरह से फोकस्ड रहना होगा। ओबो भी काफी खुश होते हुए हाँ में जवाब देता है। वोनहुआ चैन की सांस लेते हुए कुर्सी पे बैठ गया। तभी कमरे में प्योचुंग आता है। वो हैरान होकर बेड पे लेटे बंदे को देखने लगा। उसने वोनहुआ की तरफ देखकर सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसने सही में इसका पेट काटकर इसकी जान बचा ली। ये कोई आम इंसान नहीं है। वो वोनहुआ के पास जाकर कहने लगा कि उसने आज काफी मेहनत की है। वोनहुआ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तभी प्योचुंग की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो उसके थैले की तरफ इशारा करके पूछने लगा कि वो ऐसे हालातों में बिना किसी हथियार के बाहर कैसे घूम सकता है। वोनहुआ ने बताया कि वो भी सोर्ड्समैनशिप सीख ही रहा है और सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ लेने की भी सोच रहा था। प्योचुंग ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ। फिर वो मुड़ के एक दीवार की ओर जाने लगा जहां काफी सारी तलवारें लटकी थीं। उसने वहां से एक तलवार निकालते हुए कहा कि ऐसा कोई जो उसके जैसे ब्लैक स्मिथ्स की जान बचाता हो, उसके लिए ये तलवार इनफ नहीं होंगी, लेकिन ये तलवार उसने खुद बनाई है, इसीलिए प्लीज वो इसे एक्सेप्ट कर ले। वोनहुआ भी ये देखकर हैरान हो गया। वो मना करते हुए कहने लगा कि उन्होंने उसके लिए इक्विपमेंट बनाकर पहले ही पे कर दिया है, इसलिए वो इसे नहीं ले सकता। प्योचुंग ने उसे बताया कि ये तलवार हल्की और साथ ही काफी फ्लेक्सिबल भी है, ये वोनहुआ के लिए परफेक्ट रहेगी। उसने वो तलवार वोनहुआ की कमर पे बांधते हुए कहा कि ये लोगों को मारने के लिए है, इसीलिए उसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन शायद वो वोनहुआ की किसी तरह से मदद कर पाए तो एक ब्लैक स्मिथ के तौर पे उसे सबसे ज्यादा खुशी होगी। वोनहुआ ने भी इसके लिए उसे थैंक यू बोला। अगले दिन हमें फिर वही ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठी लेडी सॉन्ग से कहती है कि उसके पास उनके लिए एक न्यूज है। सॉन्ग ने पूछा कि कैसी न्यूज। वो लेडी कहने लगी कि वो लेफ्टिनेंट चो की बात कर रही है। सॉन्ग ने पूछा कि वो रूड कमीना, उस कमीने ने उसका कॉलर पकड़ा था क्योंकि वो उसके भाई को टिटनस से बचा नहीं पाया। टिटनस की बात सुन वो लेडी कहने लगी कि उसने सुना था कि लेफ्टिनेंट चो को भी टिटनस हुआ था। उसकी बात पे सॉन्ग चौंक गया, लेकिन फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये तो काफी बढ़िया न्यूज है। अब वो लोग फिर से उसकी हेल्प लेने के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन वो उनकी हेल्प क्यों ही करना चाहेगा। वो लेडी भी सोचने लगी कि ये बंदा नहीं सुधरेगा। उसने आगे कहा कि क्या पता शायद वो लोग उसे नहीं बुलाएंगे। सॉन्ग अपना कप रखते हुए पूछने लगा कि उसे टीटेनस हुआ है और वो मुझे नहीं बुलाएंगे। शायद वो जानती नहीं, लेकिन टीटेनस एक ऐसी डिजीज है जिसके लगने पर इंसान मर जाता है। भले ही मैं उसके भाई को ना बचा पाया हो, लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि इस चाओ काउंटी में मेरे अलावा और कोई उसे बचा सकता है। वो लेडी कहने लगी कि लेकिन बाहर काफी सारे फिजिशियंस हैं। सॉन्ग ने घमंड से कहा कि ये नॉनसेंस है। उन कमीनों के पास ऐसी कौन सी ट्रिक्स होंगी जो टेटनस का इलाज कर सके। तभी उस लेडी ने बताया कि लेकिन उसने तो सुना था कि लेफ्टिनेंट चो का इलाज हो चुका है। इस बात पर सॉन्ग हैरान हो गया। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ पछाड़ते हुए कहा कि ये सब बकवास है। वो एक ऐसी डिजीज है जिसे इन्फेक्शन लगा हिस्सा काटे बिना ठीक नहीं किया जा सकता। जिसने भी उसका इलाज किया हो उसने उसके घाव पे गहरा कट लगाया होगा। तभी उस लेडी ने कहा कि उसने सुना था कि उसका इलाज करने वाला हुआ फैमिली का तीसरा बेटा वोनहुआ है। सॉन्ग हुआ फैमिली के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा कि उसने कभी किसी हुआ फैमिली के वोनहुआ के बारे में नहीं सुना। अगर उसने लेफ्टिनेंट चो का इलाज उसके अंग काट कर किया हो तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई फिजिशियन है या कोई कसाई। सॉन्ग कहने लगा कि ये सब वॉनबी फिजिशियंस हैं। उसे पक्का यकीन है कि ये बदमाश वोनहुआ बस फिजिशियन होने की अफवाहें फैला रहा है। वो लेडी बताती है कि फिर तो ये काफी ऑड होगा। अगर लेफ्टिनेंट चो ऐसी अफवाहें सुनते तो क्या वो उस वोनहुआ को ऐसे ही जाने देते। सॉन्ग ने भी इस बात पे गहराई से सोचा। उसने गुस्से से अपना कप टेबल पर पछाड़ दिया। वो खड़े होते हुए बोलने लगा कि आज तो अल्कोहल काफी घटिया था और ये सब तुम्हारी बकवास की वजह से हुआ है। वो लेडी मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि क्या वो जा रहे हैं। वहीं वो मन ही मन उसे निकल जाने को बोल रही थी। वो उसे सेफली वापस जाने को कहती है। वहीं सॉन्ग बस वोनहुआ का ही नाम बड़बड़ा रहा था। उसने मन ही मन कहा कि ये उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद हमें हुआ रेजिडेंस दिखाया जाता है। वोनहुआ बैकयार्ड में एक लकड़ी के खंभे के सामने खड़ा होकर गहरी सांस लेता है। ऐसा करते ही उसे तुरंत अपने राइट हैंड में एनर्जी फील होती है। आखिरकार वो इस एनर्जी को अपनी फिस्ट में मूव करना सीख ही गया।
उसने आगे बढ़कर उस खंभे पे एक पंच दे मारा। पंच लगते ही उस लकड़ी के दो टुकड़े हो गए। वोनवा भी उसकी पावर देखकर हैरान रह गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में काम कर गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जो फैमिली रेजिडेंस दिखता है। घर के बैकयार्ड में वोनवा और इंचो आमने सामने खड़े थे। वोनवा ने गहरी सांस लेकर एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इमॉर्टल ची फ्लो टेक्निक परफॉर्म करने लगा। फिर उसने इंचो से पूछा कि मैंने कैसा किया। वहीं इंचो हैरान खड़ा सोच रहा था कि ये तो वाकई में एक जीनियस है। उसने वोनवा को बताया कि तुमने काफी इम्प्रूव कर लिया है। क्या तुम्हें अपने डेंटियन से हीट निकलती हुई फील हो रही है? वोनवा ने भी हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसे गर्म फील हो रहा है। तभी इंचो पूछने लगा कि क्या तुम सही में मिलिट्री सर्विस की एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हो? वोनवा कहने लगा कि आखिर एक फिजिशियन उसके लिए क्यों ही अप्लाई करेगा? अगर मेडिकल की एग्जामिनेशन होती तो वो कर देता। इंचो बोलने लगा कि ये तो उसके टैलेंट का वेस्ट है। ब्रीदिंग को नेचुरल होने में 1 साल, एनर्जी इकट्ठा होने में और 1 साल, और फिर 1 साल उस एनर्जी को अपने हाथ और पैर में मूव कर पाने के लिए। बस यही फैक्ट कि तुमने सिर्फ 1 से 2 महीनों के अंदर ही एनर्जी इकट्ठा कर ली है, इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टैलेंट का वेस्ट है। वोनहुआ, जो कि पहले ही एनर्जी को मूव कर पा रहा था, उसने मन ही मन सोचा कि अब से उसे ये बात छिपानी होगी कि वो अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। वो एक्ट करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं सही में 1 साल बाद अपने हाथों से लकड़ी के मोटे बोर्ड को तोड़ पाऊंगा? इंचो उस पर हंसते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये बस 1 साल में ही हो जाएगा? इतना कहकर वो पास पड़े पत्थर की तरफ जाने लगा। उसके सामने पोजीशन लेकर खड़े होते हुए इंचो ने गहरी सांस ली और फिर तुरंत ही उसे पंच करने लगा। पंच लगते ही उस पत्थर के टुकड़े हो गए। उसने वोनवा को बताया कि उसको इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। ये भी उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, इसीलिए उसे सिर्फ 3 साल ही लगेंगे, वरना यूजुअली इसे 10 साल लगते हैं। वो वोनवा को मेहनत से प्रैक्टिस करने के लिए कहने लगा। वोनवा भी मुस्कुराते हुए उसकी बात मान जाता है। इंचो उसे फिर से अगले दिन शाम को इसी जगह आने के लिए कहता है। वोनवा उससे इसकी वजह पूछने लगा। इंचो ने बताया कि उसके पास उसके लिए कुछ है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। वोनवा जो फैमिली रेजिडेंस के आगे खड़ा कहने लगा कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। तभी उसके पीछे से प्योचुंग ने आवाज लगाई। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए हालचाल पूछने लगे। वोनवा ने पूछा कि क्या उसे भी जो फैमिली से कोई काम था? प्योचुंग ने बताया कि हाँ, उसे काम तो है, लेकिन ये थोड़ा बॉदरसम है। कुछ लोग मिलिट्री को चारकोल सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ उसे एग्जामिन करने के लिए बुलाया है। वोनवा पूछने लगा कि तो इसका मतलब तुम यहाँ एग्जामिन करने आए हो? प्योचुंग उसे हाँ में जवाब देता है। वो वहाँ खड़े सप्लायर्स को देख परेशान होते हुए गहरी सांस लेता है। तभी वोनहुआ को उन सप्लायर्स के बीच सोंगा मर्चेंट ग्रुप का जोंग पान दिखता है। प्योचुंग वहां रखे चारकोल में से एक को उठाकर पूछता है कि क्या इस बार क्वालिटी अच्छी है? जोंग पान ने कहा कि वो इस बात पे अपने सोंगा मर्चेंट ग्रुप का नाम दांव पे लगा सकता है कि ये उनके बेस्ट प्रोडक्ट है। तभी उसकी नजर वोनहुआ पर पड़ी। जोंग पान सोचने लगा कि वो ब्लैक स्मिथ का यहाँ होना तो समझ सकता है, लेकिन एक फिजिशियन यहाँ क्यों आया होगा? तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज लगाता है। इंचो को वहां देखकर वोनहुआ सरप्राइज्ड हो गया। जोंग पान भी लेफ्टिनेंट चो को यहाँ देखकर हैरान रह गया। इंचो वोनवा को वहां से ले जाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम यहाँ चारकोल क्यों देख रहे हो? वोनवा ने बताया कि वो तो बस पड़ा था, इसलिए देख लिया। वहीं जोंग पान भौचक्का होकर सोच रहा था कि वोनवा लेफ्टिनेंट चो को कैसे जानता है। इंचो वोनवा को वहां खड़े एक आदमी की ओर ले जाने लगा। उसने वोनवा को बताया कि ये उसका सेकंड कजन है। वो आदमी भी उसे देखकर खुश हो गया। वोनवा ने उसे ग्रीट करते हुए बताया कि वो फिजिशियन वोनवा है। उस आदमी ने भी खुश होते हुए बताया कि उसका नाम हाहू चान है और वो फर्स्ट माउंटेड डिवीजन का द मिनिस्टर ऑफ वॉर है। उसने वोनवा को बताया कि मैंने इंचो से तुम्हारी ग्रेट फिजिशियन होने के बारे में काफी तारीफें सुनी है। आखिरकार अब जाकर मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। वोनवा भी खुश होकर उसे पोलाइटली जवाब देता है। वहीं जोंग पान ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान, बस यही सोच रहा था कि आखिर उसके सामने ये चल क्या रहा है। इंचो वोनवा को मिनिस्टर ऑफ वॉर हाहुचान से मिला रहा है। ऊपर से ऐसा लगता है कि वो उस ब्लैक स्मिथ का भी काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन हुआ फैमिली का तो फॉल हो चुका था ना। तभी एक आदमी ने वहां आकर पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। जोंग पान उसे फादर कहता है और बताता है कि यहाँ पर उसकी पहचान का एक बंदा है। उसके फादर पूछने लगे कि क्या वो मिनिस्टर ऑफ वॉर हाहुचान और लेफ्टिनेंट इंचो की बात कर रहा है। जोंग पान ने ना में जवाब देते हुए कहा कि मैं उस थैला लेकर खड़े लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। वो हुआ फैमिली का तीसरा यंग मास्टर है और मैं उसे जानता हूँ। उसके फादर पूछने लगे कि क्या वही कोलैप्स हो रही हुआ फैमिली? तभी जोंग पान वहां से जाते हुए बताता है कि वो वोनवा को ग्रीट करने जा रहा है। उसके फादर भी उसे ठीक है कहते हैं और मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि लेफ्टिनेंट चो और मिनिस्टर हाँ